आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, हमारे जो ये जिस्म है इसका बेहद अहम हिस्सा है जिगर, यानी कि लिवर। लिवर जो हमारी ग़िज़ा को हाजिम करने का काम करता है, साथ ही हमारे जिस्म में तमाम तरीक़े के जो जहरीले मवाद हैं उन्हें भी वो बाहर निकालने का काम करता है। ऐसे में अगर हमारे जिगर में यानी कि लिवर में कोई ख़राबी पैदा हो जाए या किसी तरीके का मर्ज़ इसमें हो जाए तो समझिए कि कैसे हमारे ये जो जिस्म का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो सकता है। तो नाजरीन, आज हम अपने इस हेलो डॉक्टर के ख़ास शुमारे में बात करेंगे लिवर से जुड़े एक ऐसे ही मर्ज़ के बारे में जिसे आम फहम में हम कहते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये एक तरह के वायरल इन्फेक्शन है जो कि लिवर में सूजन पैदा कर देता है। हेपेटाइटिस को हम 5 तरह से 5 जगहों पर तकसीम कर सकते हैं, A, B, C, D और E। नाजरीन, ये जो पूरी दुनिया है ना, इसमें ये मर्ज़ अपने पैर पसार चुका है। हर साल करोड़ों लोग इससे मुतासर होते हैं। तो आज हेलो डॉक्टर के इस ख़ास शुमारे में हम इसी पर बात करेंगे। हम आपको बताते चले, वाज़े हो कि जो ये हेपेटाइटिस है, कई बार इसके सिम्टम्स काफ़ी देर से पता चलते हैं। इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं और सही इलाज नहीं करवा पाते हैं। तो चलिए आज इसी मौजू पर हम तबसरा करेंगे और जिसके लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ और आप भी हमसे लाइव जुड़िए। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अपने सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं इस मर्ज़ से जुड़े हुए। तो नाज़रीन, बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस मर्ज़ पर मबनी इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाज़रीन, जिगर हमारे जिस्म के आज़ा में से एक इंतहाई अहम उज़्व है जिसका काम ग़िज़ा को हज़म करना, तवानाई का ज़ख़ीरा करना और जिस्म से ज़हरीले मवाद को निकालना है। अलबत्ता हमारी कई आदतों या वक्त गुजरने के साथ जिगर के मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके सबब हेपेटाइटिस A, B और C का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस असल में जिगर की सूजन को कहा जाता है और ये अक्सर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। हेपेटाइटिस से जिगर की काम करने की सलाहियत पर असर पड़ता है और उस पर रुकावट पैदा होती है। हेपेटाइटिस की दीगर वजूहात भी हो सकती हैं, जिनमें दवाओं के इस्तेमाल का रिएक्शन, मंशियात और शराब का ज़्यादा इस्तेमाल शामिल है। दुनिया भर में हर साल करोड़ों अफराद इसका शिकार हो जाते हैं और इनमें से अक्सर को उस वक्त तक पता नहीं चलता जब तक कि ये बिगड़ न जाए। जिगर के इन्फेक्शन की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस A, B, C, D और E में तकसीम किया गया है। हेपेटाइटिस की तमाम अक़साम किसी न किसी तरह एक दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकती हैं। ये वायरस खास तौर से जिस्मानी रुतबत, इंजेक्शन की इस्तेमाल शुदा सूइयों के फिर से इस्तेमाल, अपनी ज़ाती चीज़ों जैसे टूथब्रश या रेजर को दूसरों को इस्तेमाल करने देने और गैर महफूज जिस्मानी ताल्लुकात से फैलता है। हेपेटाइटिस A ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग और आलूदा पानी पीने से होता है। ये वायरस वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ साफ सफाई ना हो और पीने के साफ पानी की कमी हो। हेपेटाइटिस A बीमारी की हल्की किस्म है और तकरीबन 10 से 14 दिनों के बाद खुद ब खुद खत्म हो जाती है। हेपेटाइटिस B जिगर की एक संगीन बीमारी है जिसमें अलामात जाहिर हो भी सकती हैं और नहीं भी होती। ये वायरस लंबे वक्त तक जिस्म में रहता है और बेहतर ये है कि अलामत पहचान कर टेस्ट करवा लिया जाए ताकि वक्त पर इसका पता चल जाए और इलाज भी हो सके। हेपेटाइटिस C इंतहाई शदीद बीमारी है जिसके सबब ज़बरदस्त पी लिया और इसके बाद जिगर का कैंसर भी हो सकता है। ये आमतौर पर इसके वायरस वाला खून जिस्म में चढ़ाने से होता है, लेकिन इसके अलावा भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। हेपेटाइटिस D सिर्फ हेपेटाइटिस B के शिकार अफराद को अपनी जद में लेता है। हेपेटाइटिस E इंसानी फुजले से आलूदा पानी और खुराक के इस्तेमाल से होता है। हर वक्त थकावट, भूख ना लगना, पेट में अक्सर दर्द होना, ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उल्टी, दस्त, फ्लू, पेशाब का रंग गहरा होना, वज़न में काफ़ी कमी, जिल्द और आँखों का रंग पीला होना जैसी अलामतें, ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो जिगर की बीमारी की तरफ इशारा करती हैं और इनको पहचान कर फ़ौरन टेस्ट कराना चाहिए। नाज़रीन, किसी भी बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहले साफ सफाई लाजमी है, इसलिए साफ सफाई हेपेटाइटिस से बचाव के लिए भी निहायत अहम है। साफ पीने का पानी और सेहतमंद ग़िज़ा हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए अहम है।
इसके अलावा हेपेटाइटिस ए और बी से बचाव के लिए हिफाजती टीके भी मौजूद हैं जो डॉक्टर के मशवरे से लगाए जा सकते हैं। याद रखें, हर बीमारी की तरह हेपेटाइटिस के बारे में भी मुकम्मल मालूमात और आपकी एहतियात ही आपको इससे महफूज रख सकती है। तो जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि किस तरह से हेपेटाइटिस के सबब हमारे जिगर की काम करने की जो सलाहियत है उस पर बेहद बुरा असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट में हमने भी ये देखा फरहान की साफ़ सुथरा पानी और ग़िज़ा जो साफ़ सुथरी है वो लेना कितना ज़रूरी है हेपेटाइटिस में। आज हम अपने इस प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हेपेटाइटिस की किस्में हैं इसमें कौन सी वो किस्म है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है कि इंसानी ज़िंदगी के लिए। जी, आपने इंसानी ज़िंदगी की बात की। यहाँ पर मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि इंसानी जो ज़िंदगी है, जो जिस्म है इंसान का, उसमें जिगर की कितनी ज़्यादा अहमियत है। वैसे आम तौर पे ये कहा जाता है कि जो जिगर है वो हाजमे का काम करता है और जिसका हाजमा दुरुस्त होता है उसकी सेहत दुरुस्त होती है। लेकिन जब हम अपने माहिरीन से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं किस तरह से जिगर का काम कितना ज़्यादा होता है, इसकी फंक्शनिंग कितनी ज़्यादा होती है। तो आज इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हेपेटाइटिस है। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव। डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पंत हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उज्ज्वल सोनिका जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, पंत हॉस्पिटल में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समाग्रा अग्रवाल जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। यहाँ पर हम डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। अभी बात हो रही है हेपेटाइटिस की, किस तरह से हमने अपनी रिपोर्ट में भी देखा कि हेपेटाइटिस कितना ख़तरनाक हो सकता है और इसका खाने पीने की चीज़ें जो हैं उस पर अगर हम गलत तरीके से खाते हैं, हमारी तर्ज ज़िंदगी गलत है तो कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है जिगर पर और हेपेटाइटिस की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। ये मर्ज़ हो सकता है किसी भी इंसान को। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, मेरी ये दरख्वास्त है, आप बताइए क्या होता है हेपेटाइटिस। ये जैसे सूजन की बात की गई, जो जिस तरह से बताया कि सूजन हो सकती है जिगर में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हेपेटाइटिस बेसिकली क्या है, कैसे आप इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर श्रीवास्तव। नमस्कार। नमस्कार फरहान जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हेपेटाइटिस का अगर आप मतलब निकालना चाहें, ये देखना चाहें कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है, तो आइटिस का जहाँ पे भी लगा होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब है शरीर की उस भाग में कुछ ना कुछ सूजन चल रही है। हेपेटाइटिस का बेसिकली मतलब होता है कि शरीर में लिवर के अंदर सूजन आ रही है। अब इस सूजन के लिए कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अभी बताया कि वायरल हेपेटाइटिस एक तरह का प्रकार है। वायरल हेपेटाइटिस में भी आप दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो कि खाने पीने से फैलती है जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई आता है, और दूसरा वो जो कि खून के ज़रिए फैलती हैं जिसको पैरेंटल ट्रांसमिशन बोलते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और डी आते हैं। डी वायरस थोड़ा एटिपिकल है क्योंकि वो बिना बी के नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट वायरस है। हेपेटाइटिस डी का हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते हैं। बेसिकली दो तरीके के हेपेटाइटिस, एक वो जो कि खाने पीने से फैलता है जिसको आप हेपेटाइटिस ए और ई बोलते हैं, और एक वो जो कि खून के ज़रिए फैलता है जिसको हेपेटाइटिस सी और डी बोलते हैं। जी, आपने ये बहुत सारी चीज़ें बताई, इसके बारे में बताया कि क्या अक़साम होते हैं इसके। मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ कि आप ये बताइए क्यों इतनी फैलती जा रही है बीमारी में। अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो हेपेटाइटिस को लेकर लोग बेदार भी हैं, फिर भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। हम अपने भी मुल्क की बात करेंगे तो क्यों ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। डॉक्टर श्रीवास्तव, थोड़ा सा इसके भी रोशनी डालिएगा। अगर आप ये देखें कि जागरूकता की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जागरूकता अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा तरीके से पेनिट्रेट बहुत डीप नहीं कर पाई है जी। अभी भी जो दूर दराज के इलाके हैं उसमें आज भी सिरिंज, एक ही सिरिंज कई लोगों में इस्तेमाल होती है जी जी। वो एक बहुत बड़ा खुद का फैक्टर बनता है। बहुत गलत है जी, बहुत गलत है, जिसको जितना जल्दी हो सके रोकना होगा जी। इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 28 जुलाई का दिन मुकर्रर किया गया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाने के लिए, जिस दिन हम लोगों का काम है लोगों को जागरूक करना कि हेपेटाइटिस क्या है, किस तरीके से फैल सकती है और हम इसके लिए क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं। जैसे एक जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस जिसकी बात करते हैं, जो खून के जरिए फैलती है, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी। इसमें गौरतलब बात यह है कि हेपेटाइटिस बी
जी। को आप रोक सकते हैं। जी। आपके पास वैक्सीन है जी। जिसको लगाने से आपको 90 to 95% जी। रोकथाम संभव है। लेकिन आज भी जी। सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन नहीं कराया जा पा रहा है। ओके। सो हमें आगे चल के इतना लोगों को जागरूक कर देना है कि बच्चा पैदा हो, उसी के दौरान ही पहले उसको इंजेक्शन का शॉट लग जाए। राइट। समरीन, मैं समझाऊं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बेदारी पैदा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि अवेयर रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो माहिरीन हमारे बताते हैं, जो हिदायत देते हैं, हमें समझना चाहिए उसको, जो हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, बल्कि हम कहते हैं कि पूरे मुल्क के लोगों को उसे समझना चाहिए कि जो हुकूमत चीज़ें बनाती है उसका फ़ायदा सीधा सीधा आवाम को होता है। बिल्कुल। और ये जो बेदारी प्रोग्राम होते हैं, बेदार करने वाले प्रोग्राम होते हैं, यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर इसे समझा जाए और इसकी अहमियत को समझा जाए और वो सारी चीज़ें की जाएं जो माहिरीन बताते हैं, तो यकीनन काफ़ी हद तक चीज़ों को काबू में किया जा सकता है। जैसे कि अभी डॉक्टर सिद्धार्थ ने बात की हेपेटाइटिस की, इसकी किस्मों पर भी रोशनी डाली, तफसीली जानकारी भी हम हासिल करेंगे। आपकी तरफ बढ़ेंगे डॉक्टर उज्ज्वल, और आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि रिपोर्ट में भी दिखाया गया कि जो हेपेटाइटिस के अलामात यानी सिम्टम्स हैं वो कई बार जो है पता ही नहीं चलते लोगों को, और तब पता चलते हैं जब हेपेटाइटिस बिगड़ जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि हम इनको कैसे समझें कि हेपेटाइटिस है। दूसरी बात हम ये भी जानना चाहेंगे, जो हमारा मुल्क है यहाँ पर कौन सा जो हेपेटाइटिस की जो कौन सी किस्म है जो लोगों को ज़्यादा मुतासिर करती है? जी, जैसे अभी डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी बताया कि हेपेटाइटिस 2 तरीके से फैलता है, ए और ई खाने पीने से, और बी और सी खून से, खून या असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं। तो जो ए और ई जो कि खाने पीने से फैलते हैं, उनके लक्षण सामान्य तौर पर पेट की बीमारी की तरह ही शुरू होते हैं। जैसे जो भी आमतौर पर पेट की बीमारी होती है जिसमें पेट में दर्द होना, उल्टियाँ होना, दस्त होना, तो इनके लक्षण भी आमतौर पर ऐसे ही शुरू होते हैं। तो जिससे किसी भी जो व्यक्ति जो पीड़ित है उसे ये पता नहीं लग पाता कि उसे स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस हुआ है। वो उसे एक आम पेट की गड़बड़ मान के और उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर एक बार जब 4 से 5 दिन बाद या 1 हफ्ता बाद जब पेट की दिक्कत और बुखार ठीक होता है, उसके बाद पीलिया की शुरुआत होती है। जी, डॉक्टर उज्ज्वल, हम आपसे ये बात जारी रखेंगे। पीलिया की शुरुआत तक आपने बता दिया है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हाँ जी। उनका सवाल पूछ लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। हेलो जी, आपका खैर मकदम है, अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये हम एक सिगरेट पीते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है जी, और जबकि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं फिर भी पेट फूल जाता है। पैंट हमारी टाइट होती है, वेस्ट हमारी बढ़ गई है। तो आपके पेट में कहीं दर्द है? कम नहीं होती है। दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं, दर्द वगैरह नहीं है, पर बस पेट फूल जाता है। डॉक्टर उज्ज्वल, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका पेट फूल जाता है या दर्द भी नहीं है, तो आमतौर पर इस बीमारी को हम लोग डिस्पेप्सिया के नाम से जानते हैं कि या तो आपके शरीर में जो आपका जीआईटी जो सिस्टम है, या तो वो आपका गैस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, या फिर आपको गैस का अमाउंट तो उतना ही प्रोड्यूस होता है पर आपको महसूस ज़्यादा होती है। दोनों ही कारण होते हैं इस चीज़ के। हमेशा ऐसा नहीं होता कि गैस की प्रोडक्शन अधिक हो। ज़्यादातर लोगों को ये एक्सपीरियंस ज़्यादा होने का प्रॉब्लम होता है कि गैस का अमाउंट उतना ही है पर एक्सपीरियंस उनको गैस ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप आम तौर पर जो घरेलू जो आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने फूड आइटम्स आइडेंटिफाई करें जिनको खाने के बाद ये आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जैसे आमतौर पर देखने में आता है कि लोगों को ये छोले, राजमा, ये जो लेग्यूम्स होते हैं इनको खाने के बाद प्रॉब्लम ये ज़्यादा होती है, या किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सैलड खाने से प्रॉब्लम होती है, या किसी को दूध के पदार्थ लेने से प्रॉब्लम होती है। तो जो ईजीएस्ट वे है वो ये कि आप अपने फूड आइटम्स को आइडेंटिफाई करें और उनसे परहेज़ करें जी। और अगर उसके बाद भी अगर आप इसमें आराम नहीं पाते हैं तो आप किन्हीं डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उससे आपकी दिक्कत में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। तो ये सामान्यतः ऐसे कोई घबराने वाली या कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, पर आप
ये तरीका अपना सकते हैं, और अगर इससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो तो आप मशवरा कर सकते हैं जी बिल्कुल। नितिन जी, हो सकता है किसी और वजह हो, आपका जो फूड आइटम है आप वो सेलेक्ट करें, उसे आइडेंटिफाई करें, जैसे कि डॉक्टर बता रहे हैं, क्योंकि अगर आपका हाजमा ठीक है तो शायद आपका जिगर भी ठीक ही है, और बाकी आप किसी डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी डॉक्टर उज्ज्वल, आप बता रहे थे कि वो अलामात हमें देर से समझ में आती हैं, पीलिया की बात आपने की थी। तो जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, या जो ए और ई से ज़्यादातर ए और ई से होता है और खाने पीने से फैलता है, तो शुरुआती लक्षण जो है आमतौर पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं। एक बार व्यक्ति जब पीलिया से ग्रसित होता है उसी के बाद ही उसे ये पता लगता है कि उसे हेपेटाइटिस का रोग हुआ है, तो इस वजह से बीमारी जो है थोड़ी लेट पकड़ में आती है। और अगर हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस की बात करें, जो कि ज़्यादातर बी और सी से ही होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस से, तो उनके लक्षण सामान्य तौर पर आदमी बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस करता है जब तक कि वो बहुत अंतिम स्टेज तक नहीं चले जाते हैं। तो व्यक्ति को सामान्य तौर पर कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, या फिर वो बहुत हल्की फुल्की थकान या बदन में दर्द, कमज़ोरी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो कभी वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि हेपेटाइटिस हुआ होगा। तो फिर अगर ऐसा आमतौर पर खून की जांचों से ही फिर पकड़ में आता है कि उन्हें हेपेटाइटिस हुआ है। खून की जो सामान्यतः जांचें कराई जाती हैं हेल्थ चेकअप्स में, उनमें ये जांचें आजकल आमतौर पर कराई जाती हैं, जिससे कि फिर ये पकड़ में आता है कि उन्हें क्रॉनिक हेपेटाइटिस है। यानी कि इसे हल्के फुल्के अंदाज में फरहान बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स कुछ आ भी रहे हैं तो आप ये ना समझे कि ये मौसम का असर भी हो सकता है, क्या पता ये हेपेटाइटिस हो, तो जांच करवाना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जैसा कि डॉक्टर उज्ज्वल ने एक बात बताई है कि आमतौर पर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या पेट की दूसरी परेशानियाँ कोई फेस कर रहा है तो उसे लगता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर हेपेटाइटिस है या पेट की एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, उसमें बहुत फ़र्क हो सकता है, वो ख़तरनाक हो सकता है। इंडाइजेशन तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर वो हेपेटाइटिस हो रहा है, हेपेटाइटिस की तरफ कोई भी मरीज़ जा रहा है, तो वो एक ख़तरनाक चीज़ पैदा हो सकती है। और इसी बारे में मैं डॉक्टर स्माग्रा की तरफ आऊँगा। डॉक्टर स्माग्रा, ये एक कॉल आ गई, यहाँ पर कॉल ले लेते हैं, आपसे बात जारी रहेगी। हेलो 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 जी जी बताइए। जी अजीफा जी, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। बताइए आपका क्या सवाल है, माहिरीन आपको सुन रहे हैं यहाँ पर। मेरा सवाल था कि लीवर को हेल्दी कैसे रखा जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका सवाल है यहाँ पर। डॉक्टर स्माग्रा, आप भी बताइएगा कि लीवर को हेल्दी कैसे रखा जाए। अजीफा जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। कुछ आसान तरीके हैं उनको लिवर को अच्छा रखने के लिए, और कुछ उतने आसान नहीं हैं। सबसे पहले आसान से शुरू करते हैं। सबसे आसान तरीका है कि शराब ना लें, कोई भी ऐसी दवाइयाँ ना लें कि जो आपको किसी डॉक्टर से किसी भी कारण आपको प्रिस्क्राइब ना करी गई हों। अपनी तरफ से कुछ लोग होते हैं, कुछ दवाइयाँ लेते रहते हैं, चूरन लेते रहते हैं, यह लिवर को काफ़ी ख़राब कर सकता है। फिर उसके बाद उससे कठिन चीज़ें आती हैं, उसमें होता है कि हमेशा अपना खाना साफ़ रखें, पानी साफ़ रखें, उसमें कोशिश करें कि उसमें कम से कम संक्रमण हो जिससे आप हेपेटाइटिस से पीड़ित ना हो। फिर सबसे कठिन चीज़ आती है अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलना। लाइफस्टाइल बदलने से मतलब है आप मोटे ना हो, आप शराब ना पिएं, आप किसी भी तरीके से अपना हेल्थ में अपना बिगड़ने ना दें, आप रोज़ नियमित वर्जिश करें। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप हो ना हो, चाहे आपको लिवर की बीमारी है या नहीं है, आप उसको काफ़ी हद तक उसे सेहत उसकी अच्छी रख सकते हैं। अजीफा साहिबा, जैसा कि डॉक्टर स्माग्रा ने चीज़ें बताई हैं, इनको आपको फॉलो करना चाहिए। और वही बात जो हेलो डॉक्टर के हर प्रोग्राम में, हर एपिसोड में हम लोग भी बताते हैं कि जो आपकी तर्ज ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाइए, साफ़ खाइए, घर का खाइए, और अपनी उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए जो डॉक्टर आपसे कहते हैं। डॉक्टर स्माग्रा, फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। आपसे जिक्र कर रहा था मैं यहाँ पर कि इंडाइजेशन में या बदहज़मी में और जो हेपेटाइटिस है उसके जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, उसमें क्या फ़र्क है। तो ये बड़ा कॉमन डाउट होता है, और ये काफ़ी लोगों को ये सवाल दिमाग में आता है, जहन में आता है कि क्या हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। तो आम तौर पे जो भी आपको इंडाइजेशन हो रहा है, पेट में थोड़ा गैस सी बन रही है, या पेट फूल रहा है, या आपको हाजमे में थोड़ी दिक्कत हो रही है,
ये अधिकतर तौर पे लिवर से जुड़ा हुआ नहीं होता। और ये होता है, ये एक तरीके की कई तरीके की बीमारियों में हो सकता है जिसमें लिवर का कोई संबंध ना हो। जो मेन जो लक्षण होता है लिवर का वो होता है पीलिया बनना जी। और अगर ये बहुत लंबा लिवर की दिक्कत चल जाए तो पीलिया के साथ आपको थकान महसूस हो सकती है, कभी कभी आपका पेट फूल सकता है, लिवर में और दिक्कतें आ सकती हैं जी। तो इन सारी चीज़ों को कई बार आप अकेले बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए अपने हिसाब से आप उनमें फ़र्क नहीं बता सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनके बीच में अंतर समझें और ये समझें कि अधिकतर ये जो आपके लक्षण हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लिवर से जुड़े हुए हों। ओके डॉक्टर समाग्रा, ये भी ज़रा सा बताइए, आपने पीलिया का जिक्र किया है यहाँ पर। आमतौर पर जो आम आदमी समझता है कि पीलिया हो रहा है वो उसे समझता है जैसे आंखें पीली हो रही हैं, जिस्म पीला हो रहा है, ये बहुत ही ख़ास अलामात महसूस की जा सकती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या कुछ और भी सिम्टम ऐसे हैं जिसमें हम समझ सकते हैं, या कोई टेस्ट है कि पीलिया हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे, उसमें बदहज़मी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। तो बदहज़मी काफ़ी सारी लिवर की बीमारियों में पहला लक्षण होता है। बदहज़मी से शुरुआत हो सकती है, हो सकता है आपको भूख लगना कम हो जाए, हो सकता है हल्का सा पेट में दर्द हो, बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, और हो सकता है कि आपका हाजमा बिगड़े। लेकिन वो केवल एक शुरुआत का हिस्सा होता है। और वो अक्यूट हेपेटाइटिस में ज़्यादा कॉमनली आपको मिलता है। अक्यूट हेपेटाइटिस से मेरा मतलब है हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि वायरस के संक्रमण से अधिकतर होते हैं जी। लेकिन जो और वायरल हेपेटाइटिस आपकी होती हैं, या फिर और भी तरह की जो हेपेटाइटिस होती हैं, जो शराब से हेपेटाइटिस होती है, या फिर ज़्यादा जो मोटे होते हैं उन लोगों को जो हेपेटाइटिस होती है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। और उन्हें काफ़ी कॉमनली जो उनको जो लक्षण आते हैं वो ये हाजमे से जुड़े हुए नहीं होते जी। तो ये अक्यूट हेपेटाइटिस में कॉमनली मिल सकता है, लेकिन ज़रूरी ना हो कि ये नहीं है कि ये हमेशा होगा जी। राइट। बखूबी आपने हमारे नाजरीन को ये जानकारी दी है लीवर से जुड़ी हुई, लीवर की ही बात हो रही है। और अब ये कॉल भी हमारे पास आया था कि अपने लीवर को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो डॉक्टर सिद्धार्थ आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो फैटी लीवर होता है इसमें और हेपेटाइटिस में क्या कोई फ़र्क है या इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, फैटी लीवर एक तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी लीवर के ऊपर चर्बी ज़्यादा जमा होने लगती है। शुरुआत में ये बिल्कुल ही आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। जब आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तभी आपको ये मालूम होगा कि हमें फैटी लीवर हो गया है। जैसे जैसे ये और बढ़ेगा तब इसमें लीवर में सूजन आने लगती है, उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। टर्म उसको नॉन अल्कोहलिक स्टीरियोहेपेटाइटिस बोलते हैं। मतलब आप शराब नहीं पी रहे हैं लेकिन फिर भी आपके लीवर में सूजन हो रही है जो कि लंबे समय तक चलने वाली है। और इससे भी अगर आप वो आगे बढ़ता है तब वो लीवर को की सिकुड़न पैदा कर देता है, जिसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। सो जो फैटी लीवर है वो शुरुआत है। ये एक तरह का इशारा भी है कि इस समय अगर हमने कोई ठीक करने की कोशिश नहीं करी तो बीमारी फिर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली होगी। ऐसे ही स्टेज में हम आ जाएंगे जहाँ से कि वापसी मुश्किल हो जी। जैसे कि अभी रिसेंट सर्वे में भी जो फैटी लीवर है नॉन अल्कोहल रिलेटेड, वो इंडिया में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल है। हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है, मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम या मैक्सिमम समय जो आपका बीतता है वो कुर्सी पे बैठे बैठे बीतता है जी। आप चाहे वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, सो आपकी एक्सरसाइज करीब करीब ना के बराबर हो जाती है। अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज की आदत नहीं डाली या अपना भोजन अपने वर्क के हिसाब से चैनलाइज नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो दिक्कत होने लगेगी। एक और यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों का खाने का जो तरीका है कि हम दिन में 2 से 3 बार ही खाना खाते हैं और इतना खाते हैं कि हमारा पेट डर जाए कि भाई रात में खाना जब डिनर शुरू किया तो तब तक नहीं रुकते जब तक कि हम पस्त नहीं हो जाएं। वो एक आदत है जो कि बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। आपको कोशिश ये करनी है कि उतना ही खाएं जितने की ज़रूरत हो। सो ओवर ईटिंग जिसको बोलते हैं वो अवॉइड करना है। मोटापे का एक सबसे बड़ा कारण ओवर ईटिंग भी है। लेस एक्सरसाइज कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, उसके साथ आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, सो मोटापा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मोटापा बढ़ेगा तो लीवर में भी फैट आएगा, जो लीवर का फैट आएगा सो उसके आगे चल के हेपेटाइटिस भी बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सिद्धार्थ, और बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट्स आपने ये बताए हैं, क्योंकि एक कहावत भी है कि कम
खाएं गम खाएं, क्योंकि हमें एक पोर्शन मील लेने की ज़रूरत है। हम एकदम से खाना ज़्यादा खा लेते हैं जिससे हमारे जिगर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। राइट डॉक्टर उज्ज्वल आपकी तरफ आएंगे हम। डॉक्टर सिद्धार्थ ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर वक्त निकल जाता है, इलाज नहीं मिलता पेशेंट को, तो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं आपसे रोशनी डलवाना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे ख़तरनाक साइंस हैं अगर कभी किसी को हेपेटाइटिस हो रहा है और वो उसका इलाज नहीं कर रहा है, तो वो इस तरह की अलामात, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। उसके बारे में ज़रा सा बताएं प्रोग्राम देखने वालों को। जी ज़रूर। तो दोबारा मैं इस विषय पे बात करने के लिए फिर अक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस में डिवाइड करूँगा। जी जी बिल्कुल। तो अक्यूट हेपेटाइटिस में जैसे कि हमने बताया था कि यूजुअल प्रॉब्लम जो शुरुआत होती है जी, वो पेट की बदहज़मी, उल्टी, पेट दर्द से होती है और बाद में पीलिया हो जाता है। तब किसी व्यक्ति को ये पता लगता है कि वो हेपेटाइटिस का शिकार हो गया है। जी। तो ऐसी स्थिति में दो प्रमुख लक्षण हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि ये जो है जानलेवा भी हो सकता है। जी तो आप यहाँ पर रुकिएगा ज़रा प्लीज़, एक कॉल आ गई है। जी हेलो हेलो जी मोहम्मद अली साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। बताइए अपना सवाल, माहिरीन हमारे डॉक्टर्स आपको सुन रहे हैं। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया। बताइए अपना सवाल। हेलो जी बताइए, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। बताइए अपना सवाल। मोहम्मद हनीफ जी जी बताएं। डिस्ट्रिक्ट रायसेन करोरा। जी 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 बताइए अपना सवाल, बताइए प्लीज़। मेरा सवाल ये है कि भैया थोड़ा सा ये पेशानी पे खुजाक चलती खुजाक जी, तो हमें किसी ज़माने में बताया था डॉक्टर ने कि पेट में जो कीड़े होते हैं पटाख, ये हो जाने से भी होती है शिकायत। तो वो पटारों की गोली वगैरह देते थे, तो क्या ऐसी उम्र में भी हो जाता है क्या? शुगर का मरीज भी हूँ। जी देखिए, वो शुगर के मरीज़ हैं, तो जितना हमारे समझ में आया है वो मैं आपको बता देता हूँ। और पेट में इनके वॉर्म्स वगैरह की शिकायत है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये लीवर में कोई दिक्कत की वजह से वॉर्म्स तो नहीं है कुछ इस तरह से? जी हम मिल रही है आपकी आवाज़। डॉक्टर ने सुन लिया है आपका सवाल। आपने बताया है कि आपको वॉर्म्स की प्रॉब्लम है, दूसरा आपको शुगर है, और आपकी एज जैसे हमें नज़र आ रही है वो लगभग 68 साल है। जी तो आप पूछना चाह रहे हैं कि लीवर की जो कीड़े की परेशानी है, ये लीवर की वजह से तो नहीं है कुछ? हाँ, उसके लिए मैं कैप्सूल खाता हूँ वो भी। जी अच्छा जी बताइए, क्या आप एडवाइस रहेगी आपकी? आपने बस एडवाइस बताइएगा इनको। ये जो पेट में कीड़ों की प्रॉब्लम होती है, जो ये सामान्यतः बच्चों में ज़्यादा पाई जाती है। जी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी कहीं पे घूम रहे हैं तो मिट्टी खा लेते हैं, या चौक खा लेते हैं, गमले में से मिट्टी खा ली, कभी दीवार पे खा लिया, तो उस सिचुएशन में ज़्यादा दिखती है। जी एक सामान्यतः बड़े लोगों में उतना नहीं पाई जाती है। और लीवर की बीमारी से इसका कोई संबंध नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि एक लीवर की बीमारी है या किसी को लीवर की बीमारी है तो उन्हें कीड़े होने की संभावना ज़्यादा होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इसके लिए यूजुअली जो पेट में कीड़े मारने की एक स्पेसिफिक दवाई आती है, जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आप चाहें तो उसका नाम एल्बेंडाजोल होता है, तो 400 मिलीग्राम की गोली एक बार ली जा सकती है। राइट। ये मोहम्मद अली साहब, जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने आपके बारे में बताया है कि आप सबसे पहले तो हमारी एडवाइस ये है आपको कि आप किसी अच्छे फिजिशियन को अपने आसपास जाकर दिखाइए और उससे अपना सारे टेस्ट कराइए। वो आपको बता पाएगा कि आपको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, जो हमारे डॉक्टर्स ने आपको बताया, जैसे कि आप बता रहे हैं कीड़ों की शिकायत है, तो जो इसकी अच्छी दवाई है वो आप दवाई लीजिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। फ़ोन करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। हम वहाँ पर थे, जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे एक्यूट। तो जैसे मैं बता रहा था कि क्या क्या लक्षण है जो ये इंडिकेट करते हैं कि बीमारी जानलेवा हो सकती है। तो अक्यूट हेपेटाइटिस में जो दो मेन लक्षण है वो है कि जो भी मरीज़ है उसका बेहोशी या गफलत में जाना। ये बहुत ही गफलत में जा सकता है मरीज़। हाँ जी, अगर अक्यूट हेपेटाइटिस बहुत ही सीवियर है, जानलेवा है, तो मरीज़ गफलत में चला जाता है। तो जैसे ही अगर ऐसा अंदेशा होता है किन्हीं भी रिश्तेदार को, तो उसे तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए कि अगर ऐसा लगता है कि मरीज़ गफलत में जा रहा है। और दूसरा जो प्रमुख लक्षण है, जो कि
जानलेवा बीमारी को दर्शाता है, वो है कि कोई ब्लीडिंग होना कहीं से, जैसे कि गम से ब्लीडिंग हो सकती है, स्किन में ब्लीडिंग के पॉइंट्स बन सकते हैं जिन्हें कि हम परप्यूरा कहते हैं, जैसे कि डेंगू बीमारी में भी आमतौर पर देखे जाते हैं। ये भी एक डेंजर साइन माना जाता है। तो ये दोनों साइन एक्यूट हेपेटाइटिस में डेंजर साइन है, और अगर ऐसा कोई भी साइन आपको देखने को मिल रहा है मरीज में तो उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए। अच्छा, अगर इस तरह का मरीज आपके पास आता है डॉक्टर उज्ज्वल, जैसे कि आप पंत में सीनियर डॉक्टर हैं, तो उसे आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह का ट्रीटमेंट देना होता है और कब तक वो अस्पताल में उसका रहना ज़रूरी है? तो ऐसा मरीज जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस में और किसी ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन या गफलत के साथ में आता है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। और सामान्यतः उनको हफ्ते से 10 दिन तक भर्ती रखा जाता है जी, और उनको ट्रीटमेंट के तौर पर कुछ इंजेक्शन के द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं, और उन्हें बेहोशी के लिए भी कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं, और अगर बेहोशी ज़्यादा हो गई है तो कई बार उन्हें इवन वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ जाता है। वेंटिलेटर की भी नौबत आ सकती है। वेंटिलेटर की नौबत आ सकती है, और कई बार इवन लिवर ट्रांसप्लांटेशन की नौबत भी आ सकती है इस बीमारी में। यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस मामला है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है जी, हो सकता है। तो हम समझते हैं कि इस नौबत तक ना पहुँचे, इस स्टेज तक ना पहुँचे, और जब भी आपको किसी भी तरह की परेशानी महसूस हो रही है, खुदा न खास्ता ये हेपेटाइटिस हो सकता है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो। लेकिन अगर इस तरह की कोई शिकायत हो रही है तो फ़ौरन अपने आसपास के जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, ताकि ये जो स्टेज है उस तक आप ना पहुँचे और पहले ही आप रिकवर हो जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि अभी डॉक्टर उज्ज्वल ने भी बताया कि किस तरह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो है वो एक इंसानी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकता है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। हम आपकी तरफ आएंगे डॉक्टर समग्र, और आपसे ही जानना चाहेंगे कि वायरल इन्फेक्शन से होने वाले जो अमराज है दुनिया भर में, उनमें टीबी के बाद हेपेटाइटिस दूसरी बड़ी वजह माना जाता है, ऐसे कहा जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और साथ ही ऐसे भी कहा जाता है कि HIV से भी ज़्यादा दुनिया भर में लोग हेपेटाइटिस B से मुतासिर हैं। इनका क्या आपस में कोई ताल्लुक़ है? इस पर ज़रा रोशनी डालें। तो हेपेटाइटिस B के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं कि जिन कारणों से हेपेटाइटिस B बनता है वो काफ़ी सारी बीमारियों में एक से होते हैं। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपको एक बीमारी है तो दूसरी बीमारी का खतरा भी ज़्यादा हो। जैसे हेपेटाइटिस B अधिकतर उन देशों में पाया जाता है कि जहाँ पर आपकी ये जो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों को जन्म के समय वैक्सीन लगाई जा रही है, वो अभी अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है या फिर अच्छे से शुरू नहीं हुआ है। तो अब भारत में ये चीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे देश हैं जिनमें अभी भी अच्छे से वैक्सीन ना लगने के कारण या फिर कई और वजह से हेपेटाइटिस B अभी भी काफ़ी हद तक उनमें फैला हुआ है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि केवल बीमारी जो फैलती है या फिर जो बीमारी शुरुआत होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि हम लोग का वो उनकी तरफ, बीमारी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, या फिर हमारा जो हुकूमत है उनका ध्यान नहीं रहता है बीमारी की तरफ, और वो बीमारी का वैक्सीन हम अच्छे शायद नहीं लगा पाते। तो हेपेटाइटिस B चंद कुछ बीमारियों में से एक है जिसकी वैक्सीन उपलब्ध है और इसको हम लोग रोक सकते हैं। और आज की तारीख में इसका कोई मतलब नहीं बनता कि कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा हो उसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन ना लगे, और अगर किसी के माता पिता को वैक्सीन नहीं भी लगी है और उनको हेपेटाइटिस B हो गया है तो उनका जब बच्चा जन्म लेता है तब भी उसको ऐसे इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, जिसके लगने के बाद उनका हेपेटाइटिस B होने का खतरा ना के बराबर हो जाता है। तो ये सारी बातें हेपेटाइटिस B को लेकर समझनी बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हेपेटाइटिस B को रोका जा सकता है तब तक ये किसी न किसी तरीके से लोगों में फैलता ही रहेगा और हम इसके उनसे लक्षणों से जूझते रहेंगे। राइट। डॉक्टर सिद्धार्थ, आपकी तरफ आऊँगा। मैं जानना चाहता हूँ, हेपेटाइटिस की बहुत बात हो गई है, उसकी अलामात की बात हो गई है, उन चीज़ों की बात हो गई है जिनसे ये हो सकता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है और आपको शुबा होता है, डाउट होता है कि ये मरीज़ हेपेटाइटिस का मरीज़ हो सकता है, तो आप उसके जो डायग्नोसिस करते हैं वो किन टेस्ट के साथ करते हैं, कौन कौन से टेस्ट लेते हैं और किस तरह के टेस्ट हैं, उसके बारे में प्रोग्राम देखने वालों को प्लीज़ बताएं। फरहान जी, उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस B और C के उन्मूलन के लिए जी वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक हमारा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी दुनिया में एक वॉच डॉग का काम करता है जी। सो
हमारा मिशन ये है कि 2030 तक जी। हम हेपेटाइटिस बी और सी को ख़त्म कर सकें। वेरी गुड। सो जैसे डॉक्टर समग्र ने अभी बताया ना कि जी। हमारे पास 2004 से जी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो हमारा बच्चों का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जी। उसमें हेपेटाइटिस बी इंक्लूडेड है। जी। सो 2004 के बाद जितने बच्चों का जन्म अस्पताल में हो रहा है जी। या अस्पताल के देख रेख में हो रहा जी, है, जी। उन सारों बच्चों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगना डे 0 पे, मतलब जी। पैदा होते ही जी। मैंडेटरी है, ओके, ज़रूरी है। गुड। उससे घबराएं नहीं, जी। उस वैक्सीन को लगने दें, जी। वो आपकी सुरक्षा के लिए ही है। ओके। सो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे सबको बताना था कि जी, जी, जी। हम पूरी कोशिश में हैं कि हम जी। किसी तरह उन्मूलन की स्थिति में आ जाएं। जी। दूसरा, आपने जो सवाल पूछा कि अगर किसी को हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया है, जी। तो हम उसकी जांच कैसे करते हैं। जी, जी। सो जांच का इसको हम 2-3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले जी। तो हम वो खून की जांचें करते हैं, जो कि सिंपल जांचें हैं, जिससे कि पता लगे कि जी। हेपेटाइटिस है या जी। नहीं है। जी। फिर हम वो खून की जांच कौन सी है, जरा सा उसका भी थोड़ा सा बताएं सबसे प्लीज। पहले तो लिवर फंक्शन टेस्ट करके देखना LFT, होता है। जी, जी, जी। जी, लिवर फंक्शन टेस्ट के उससे साथ काफी कुछ आपको पता चल जाता है क्या? जी, काफ़ी। ओके। अगर SGOT SGPT थोड़ा बढ़ा हुआ है, जी, जी, जी। सो मतलब हेपेटाइटिस चल रहा है। जी। अलबत्ता लेकिन यहाँ तो आमतौर पर नॉर्मल है। देखा जाता है कि आमतौर पर SGPT वगैरह जो है थोड़ा अप डाउन रहता ही है आम इंसान का। सो तो अगर उसमें आपका क्या? एक बार में SGOT PT में कुछ गड़बड़ आती है, जी। सो बेहतर ये रहता है कि आप 2 से 4 हफ्ते में रिपीट टेस्ट करा अच्छा, लें, रिपीट टेस्ट की जरूरत है यहाँ पर। ताकि ओके, ओके। अगर वो नॉर्मलाइज हो जाता जी। है तो घबराने का ज़रूरत नहीं है। कुछ जी। एक्यूट इवेंट था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो बना रहता है ऐसा, जी। तो हमें उसकी जांच करने की ज़रूरत है। ओके, 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 ओके। तो LFT एक बार आपने कर लिया, उसमें जी। आपको लगा कि नहीं ये क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ लग रहा है, जी। फिर हम हेपेटाइटिस बी और सी की जांच कराते हैं। जी। जांच में बहुत सारी जांचें होती हैं हेपेटाइटिस बी के लिए खास करके, ओके। क्योंकि हेपेटाइटिस बी का जो इलाज है वो काफ़ी लंबा समय चलता है। ओके। कम से कम 2 से 5 साल तक चलता है। अगर हम ओके। शुरू करते हैं तो हो सकता है जी। ज़िंदगी भर चले। ओके। हेपेटाइटिस सी का इलाज सीमित है, जी। तकरीबन 12 हफ्ते का हमें इलाज देना होता है। ओके। और उस दौरान अभी जो हमारी दवाएं हैं इतनी इफेक्टिव है कि 90% के अराउंड हम सक्सेसफुली वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट। यहाँ पे और 2 चीज़ें समझनी है। हेपेटाइटिस सी खत्म होने का मतलब है एंटी-HCV नेगेटिव होना नहीं होता है। ओके। वायरस खत्म हो गया है मतलब RNA खत्म हो गया है। जी। एंटी-HCV आपकी बॉडी का रिएक्शन है, वो रहता है नॉर्मली। जी, जी, जी। वो बहुत ही कम लोगों में ख़त्म हो पाता है। ओके। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको हेपेटाइटिस सी एक्टिव है या इसके लिए कुछ करने का ज़रूरत है। जी, जी, जी। सो एक तो ये जांच करनी है कि हेपेटाइटिस बी है या सी है, जी, और जी। अगर बी या सी है जी। तो उसका क्या स्टेज है वो ओके। जानने के लिए फिर हमें कुछ एक टेस्ट करते हैं। राइट। उसमें अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें जी। कुछ फाइब्रो स्कैन होते हैं। जी। सो ये सारी जांचों के बाद ही हम पता लगा पाते हैं। ओके, ओके, ओके। इसमें एक और प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस बी और सी जब अकेले हों तो दिक्कत नहीं है, बट अगर ये दोनों साथ हो जाएं किसी ओके। भी मरीज़ को, या आपको हेपेटाइटिस बी और सी है ही, जी। साथ में आपका मोटापा भी बहुत है, जी, जी, जी। सो 2 बीमारियां एक साथ आपके लीवर को डैमेज कर रही हैं। जी। सो उसमें लीवर की जो परेशानी की स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर हो जाती है और लीवर बहुत तेज़ी से ख़राब होता है। ओके, जी। ओके, ओके। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन का एक छोटा सा मैं भी शॉर्टली जी। जानना चाहूँगी कि डोजेज जो दी जाती है, आपने कहा था कि डे 0 से बच्चे को वैक्सीनेशन देनी ज़रूरी है, तो इसकी डोजेज जब दी जाती है उसमें क्या वक्फा या क्या ड्यूरेशन उसमें गैप देना होता है, कितना, So, ये भी थोड़ा सा वाज़ेह जी, करें। नॉर्मली हेपेटाइटिस बी की जब हम बात करते हैं तो 3 वैक्सीन लगाते हैं। एक 0 पे अगर आपने लगा दिया, फिर 1 महीने पे और 2 महीने पे, या 0, 1 एंड 6, मतलब आज लगाया फिर 1 महीने बाद और 6 महीने बाद। जी। दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2 महीने वाला ये है कि जल्दी ख़त्म हो जाता है और प्रोटेक्शन सेम है, तो 0, 1, 2 बच्चों में ज़्यादा प्रेफर करते हैं 0, 1, 6 के बजाय। जी, ये जी, बहुत ही अहमियत रखता है और इसे समझना चाहिए कि जो हमारी हुकूमत इस पर जोर डाल रही है कि वैक्सीनेशन का पूरा ख्याल रखना चाहिए और वैक्सीनेशन की अहमियत को समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और इससे बहुत हद तक चीज़ें काबू में की जा सकती हैं। जैसे कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने यहाँ पर बताया, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट मरहले में पहुँच चुका है। अब मैं सभी माहिरीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना अपना मैसेज दें। मैं डॉक्टर समागरा के पास आऊँगा पहले, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ये बताएँ कि अगर किसी के घर में हेपेटाइटिस किसी को है तो उन्हें किन बातों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी पैगाम आप देना चाहें प्लीज़। तो अगर आपके घर में किसी को हेपेटाइटिस ए या ई की बीमारी है, मतलब अक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है, तो इसका मतलब है कि उनका ख़राब खाने पीने से ही उनको ये चीज़ लगी है।
तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि अपना पानी साफ़ रखें, खाना साफ़ रखें। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि मरीज़ के साथ आप बैठ के खाना नहीं खा सकते या उनके साथ पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी कि आप जो भी खाएं, जो भी पिएं, वो साफ़ रहे। अगर हेपेटाइटिस बी या सी में से कोई है आपके घर में किसी और को, तो एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको ये क्लोज़ कांटेक्ट से नहीं फैलती है, मतलब आपको छूने से या किसी के गले मिलने से ये नहीं फैलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका खून उनके संबंध में ना आए या फिर यौन संबंध आपके उनके साथ ना हो, या अगर आपको उनके साथ लंबे समय तक रहना है, जैसे आपके अगर वो पति हैं या पत्नी हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेपेटाइटिस बी या सी उनमें कंट्रोल कर लिया जाए। तो हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करने के लिए आज की तारीख में बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे हेपेटाइटिस बी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करा जा सकता है, और हेपेटाइटिस सी की भी काफ़ी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे वो पूरे तरीके से ख़त्म करा जा सकता है। तो मोटे तौर पे 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपना खाना पीना हमेशा साफ़ रखें। अगर घर में कोई हेपेटाइटिस बी या सी से पीड़ित मरीज़ है तो उनसे अपना करीबी संबंध उनसे ना रखें और कोशिश करें कि उनको इलाज पूरा मिले, और उसके साथ साथ अपना टेस्ट भी कराएं कि आपको वो पहले से ही ना हो गया हो। तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी है। मैसेज के तौर पे मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि लिवर आज की तारीख में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण शरीर का अंग है, और अगर आप इसको ठीक नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे करके ये आपकी सारी बीमारियों की जड़ बन सकता है। तो लिवर का ध्यान रखें, अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं, शराब से बचें, और कोशिश करें कि आपका पानी साफ़ रहे और खाना साफ़ रहे। राइट। डॉक्टर उज्ज्वल, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप भी अपना पैगाम यहाँ पर दें, और साथ में ये भी ऐड कीजिएगा कि एक्सरसाइज की क्या अहमियत है। अगर कोई भी इंसान है वो हेपेटाइटिस से बचना चाहता है तो उस एक्सरसाइज को कितना ज़रूरी है उसके लिए। वायरल हेपेटाइटिस के बाद जो दूसरा सबसे कॉमन कॉज है हेपेटाइटिस का, वो है आज की डेट में फैटी लीवर, जो कि मोटापे की वजह से होता है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम खान पान पे ध्यान दें और एक्सरसाइज करें, अपना वज़न कतई ना बढ़ने दें, खाने पीने पे बिल्कुल कंट्रोल रखें, और डेली रोज़ाना ज़रूरी व्यायाम करें जिससे कि हमारा वज़न कंट्रोल में रहे और हम मोटापे के शिकार ना हो। मोटापा ना केवल लीवर को ख़राब करता है बल्कि हमारे शरीर के हर अंग को ख़राब करता है, चाहे वो आपका दिल हो, घुटने हो, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और इवन ब्रेन, हर ऑर्गन को, किडनीज़, हर ऑर्गन पे मोटापे का असर है। आज हर तरह की मेडिकल रिसर्च इस चीज़ को प्रूव कर चुकी है। तो लीवर भी एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसको कि मोटापा बहुत ही, जिस पे बुरा असर डालता है। तो आप अपने खान पान पे कंट्रोल रखिए और रोज़ाना व्यायाम ज़रूर करें। राइट, बेहद शुक्रिया। यहाँ पर डॉक्टर सिद्धार्थ आपके पास आऊँगा, मैं आपसे चाहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आप भी अपना मैसेज दें, यहाँ पर पैगाम दें। बस उसमें ज़रा ये भी ऐड कीजिए किस तरह की डाइट की ज़रूरत है आज के वक्त में एक इंसान को, किसी भी इंसान को अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए। जी, आप ऐसे समझिए कि अगर आप शरीर को एक कार मान के चलें, तो अगर आपका जो हार्ट है वो पंपिंग स्टेशन है, उसको इंजन मान सकते हैं। लीवर कार्बोरेटर का काम करता है। सो लीवर का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहे। सारी चीज़ें, जितनी भी गंदगी आती है उसको साफ़ आपके लीवर नहीं करना है। आपके शरीर का जो ब्लड है वो कितना साफ़ रहता है वो आपके लीवर पे निर्भर रहता है। आपने एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि इसमें खान पान का क्या रखना है। जी डॉक्टर। सो खान पान के लिए सबसे आसान जो राय होती है वो ये होती है कि मल्टीपल स्मॉल मील्स, मतलब दिन में 3 बार खाना ज़रूरी नहीं है जी। आप दिन में 6 बार खाएं। ओके। कोशिश करें हर 2 से 3 घंटे में खाएं, लेकिन थोड़ा खाएं। ओके। एक साथ पूरा पेट भरने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक साथ अगर आप खाएंगे तो आप लीवर के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। ओके। सो मल्टीपल स्मॉल मील्स, जी, जैसे डॉक्टर उज्ज्वल ने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ये 3 मेजर चीज़ें हैं जिससे हेपेटाइटिस से आप बचाव कर सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में आप तीनों माहिरीन तशरीफ़ लाए, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया, और आप इतनी अच्छी जानकारी हमारे प्रोग्राम देखने वालों को दी, तो इसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। शुक्रिया।
तो नाजरीन, जैसा कि हमने देखा, और फरहान मैं भी ये समझती हूँ कि जब भी हम हेलो डॉक्टर का ये प्रोग्राम कोई भी नया एपिसोड लेकर नाजरीन के लिए आते हैं और किसी मर्ज़ के बारे में बात करते हैं, किसी बीमारी का तस्करा करते हैं और तफसीली जानकारी हासिल करते हैं, तो सभी एक्सपर्ट्स की एक ही राय होती है और हम भी उससे इत्तफाक करते हैं कि हमारी जो ये तर्ज ज़िंदगी है, हमारी जो ये ग़िज़ा है और ख़ासतौर से बेदार होना, ये कितना ज़रूरी है किसी भी मर्ज़ को मात देने में, उस जंग को जीतने में, है ना। और कहीं ना कहीं हम ये भी पाते हैं कि अगर अब ये सब चीज़ें करेंगे तो हमारा जो जिस्म है वो सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये जो हमारे जिस्म का ताना बाना है ना, जो उज़्व है हमारे जिस्म के, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनका ताल्लुक है। एक सही रहेगा तो दूसरे पर भी असर नहीं पड़ेगा, वो भी अच्छे से काम करेगा। तो नाज़रीन, हेलो डॉक्टर का आज का ये शुमारा जो था वो आपको पसंद आया होगा। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको तफसीली जानकारी मुहैया कराई है, हम ये उम्मीद करते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले जैसे कि हम आपसे कहते हैं कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना खास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी है। हेपेटाइटिस ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन से होता है। हेपेटाइटिस ए हल्की किस्म का, जबकि हेपेटाइटिस बी और सी संगीन होता है। हेपेटाइटिस ए से बचाव के लिए पीने के साफ पानी और साफ और सेहतमंद ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। हेपेटाइटिस बी और सी की रोकथाम के लिए अपने ज़ाती सामान को किसी के साथ शेयर ना करें। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए खास तौर से इस्तेमाल शुदा सुई के बारे में बेदार रहें। खून चढ़ाने की जरूरत होने पर इस बात को यकीनी बनाएं कि वो हेपेटाइटिस के वायरस से पाक हो।